एक टॉपिक हम लोग देख चुके हैं और आज दूसरे टॉपिक की क्लास शुरू हो रही है। और पहले टॉपिक आप लोगों को काफ़ी अच्छा भी लगा, आप लोग कमेंट भी किए, कॉल भी किए और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज हम लोग दूसरे टॉपिक पर चर्चा करते हैं। 1-2 दिन का लेट हुआ लेकिन हर 2 दिन के अंतराल पर आपको नया वीडियो मिलता रहेगा। आज हम लोग देखते हैं अक्षांश लैटिट्यूड पार्ट सेकंड। अब जैसे देखिए ये जितनी चीज़ें आपको दी गई हैं ये सब हम लोग देख चुके हैं पार्ट फर्स्ट में, लेकिन थोड़ा सा हम लोग इसको रिवाइज करते हुए चलते हैं। जैसे ये 0 डिग्री का अक्षांश है जिसको विषुवत रेखा कह रहे हैं। ये 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 66.5 डिग्री नॉर्थ पर है आर्कटिक वृत्त। इसी तरह 66.5 डिग्री साउथ पर है अंटार्कटिक वृत्त। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इसमें सबसे पहले हमको देखना है पृथ्वी के झुकाव के बारे में। तो आइए पृथ्वी के झुकाव के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। यहाँ पर पृथ्वी का झुकाव, पृथ्वी का झुकाव। तो पृथ्वी जो अपने एंगल पर झुकी हुई है इसके बारे में हम लोग चर्चा करें कि ये 23.5 डिग्री एंगल पर झुकी हुई है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये यदि सूर्य है तो थोड़ा सूर्य को और बड़ा बना दिया जाए। ये सूर्य है और यहाँ पृथ्वी एक बार इधर और फिर चक्कर लगाते हुए पृथ्वी एक बार आ जाती है इस साइड। 365 दिनों में यह इसकी एक परिक्रमा कर रही है। तो पृथ्वी एकदम सीधे ना होकर के यह 23.5 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है, जिससे इसकी विषुवत रेखा ये हो जाती है, कर्क रेखा ये हो जाती है और मकर रेखा ये हो जाती है। जिसमें हमने आपको बताया भी था सूर्य की सीधी किरणें यहाँ पड़ती हैं। इसी तरह सेम यहाँ पर भी है, ये विषुवत रेखा यहाँ पर है और सेम ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा और सूर्य की ये सीधी किरण पड़ रही यहाँ। तो हम पढ़ते हैं पृथ्वी का जो झुकाव है वह 23.5 डिग्री है, यानी 23.5 डिग्री झुकाव है। 23.5 डिग्री अपने अक्ष से, अपने अक्ष से, एक्सिस से पृथ्वी का झुकाव है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये क्षैतिज है और ये लंबवत है। और यदि हम पृथ्वी को देखें, ये पृथ्वी जो गोल है वह ऐसे झुकी हुई है, तो यहाँ जो एंगल बन रहा है वो 23.5 डिग्री बन रहा है। यानी अपने लंबवत एक्सिस से, वर्टिकल एक्सिस से वो 23.5 डिग्री के झुकाव पे है, जबकि क्षैतिज से, हॉरिजॉन्टल से या अपने कक्षा तल पर, ऑर्बिट प्लेन पर ये पृथ्वी 66.5 डिग्री के झुकाव पर है। लेकिन ध्यान रखिएगा जो पृथ्वी का झुकाव है, जो इसका ये झुकाव है वह 22.1 डिग्री से 24.5 डिग्री के बीच में परिवर्तित होता रहता है। यानी परमानेंट 23.5 नहीं है। यानी यदि सोचिए ये 22.5 और 24.5 होता तब हम बीच का 23.5 ले लेते, लेकिन ये 22 से एक था। और ये जो परिवर्तन है, इस पर जो पृथ्वी झुकी हुई है और जो इस परिवर्तित होती रहती है, यह 41,000 वर्ष में यह एंगल परिवर्तित होता है। तो पृथ्वी का एंगल बिल्कुल 23.5 डिग्री पर नहीं, हम एवरेज ले लेते हैं 23.5 डिग्री पर। क्लियर है? अब देखिए 22.5 डिग्री के झुकाव से लेकर के 22.1 से लेकर 24.5 तक है। यदि 22.5 और 24.5 होता तो बीच में 23.5 लेना ठीक रहता। इसका मतलब ये 23.5 एवरेज लिया गया, वास्तविक कर्क रेखा का वास्तविक मूल्य 23.5 नहीं, वास्तविक मूल्य यानी इस कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त का ये वास्तविक वैल्यू कितना है। तो जैसे हम देखें कि ये कर्क रेखा है और कर्क रेखा लिखी जाती है 23.5 डिग्री नॉर्थ, या कर्क रेखा को हम कहें कि 23.5 डिग्री के झुकाव पे है। लेकिन इसकी जो रियल पोजीशन है, ये रियल पोजीशन होती है 23 डिग्री 27 मिनट।
यानी 23 डिग्री 27 मिनट, जबकि ये कह रहा है 23 डिग्री 30 मिनट, जबकि है 23 डिग्री कितना 27 मिनट। इसी तरह देखिए मकर रेखा की बात की जाए तो मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ में है, लेकिन मकर रेखा की जो रियल पोजीशन है, रियल वैल्यू है, मकर रेखा की जो रियल वैल्यू है, वास्तविक मूल्य, वह 23 डिग्री 27 मिनट है। 23 डिग्री 27 मिनट है, यह इसका वास्तविक मूल्य है। इसी तरह देखा जाए आर्कटिक वृत्त है, आर्कटिक वृत्त, और आर्कटिक वृत्त 66.5 है डिग्री नॉर्थ है, यानी 66 डिग्री 30 मिनट है, लेकिन इसकी जो रियल वैल्यू है वो 66 डिग्री 32 मिनट है। रियल वैल्यू 66 डिग्री 32 मिनट है। इसी तरह देखिए अंटार्कटिक वृत्त जो है, अंटार्कटिक सर्किल है, ये जो है वो 66.5 डिग्री है साउथ पर, लेकिन इसकी भी जो रियल वैल्यू है वो 66 डिग्री 32 मिनट साउथ है, 32 मिनट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि इन रेखाओं की वास्तविक वैल्यू ये है और वास्तविक वैल्यू और एवरेज वैल्यू ये है जो दिया हुआ है, और इस कारण कि पृथ्वी का झुकाव 22.5 से 24.5 के बीच में परिवर्तित होता रहता है, तो इन दोनों का एवरेज लेंगे तो ये बिल्कुल 23.5 डिग्री नहीं आएगा, 23 डिग्री 27 मिनट आएगा, और ये 66 डिग्री 32 मिनट आएगा। तो ये इसका एक रियल वैल्यू है और ये स्थिति है। अब इसमें आइए देखते हैं, इसी टॉपिक में हमको अब ये देखना है कि सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन। तो ये कर्क रेखा, मकर रेखा, ये चीज़ें हैं, इसमें एक चीज़ें हम लोग देख लिया। अब जैसे देखिए सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती हैं, ये हम लोग पिछले वाले टॉपिक में देख चुके थे कि यहाँ सालों भर सूर्य की किरण सीधी पड़ती है। यही सूर्य की किरण फिर से नॉर्थवार्ड होकर के यानी उत्तरायण होकर के कहाँ पहुँच जाती है, कर्क रेखा पर, और फिर से दक्षिणायन होती है, और दक्षिणायन होकर फिर से आ जाती है मकर रेखा पर। तो हम ये कह सकते हैं कर्क और मकर रेखा वो दो रेखाएं हैं जिस पर सूर्य की सीधी किरणें साल भर में एक बार पड़ती हैं, लेकिन इसके बीच का जो क्षेत्र है, इसमें जितने भी अक्षांश रेखाएं हैं, जितने भी लैटिट्यूड हैं, उन सभी लैटिट्यूड पर साल भर में कम से कम 2 बार पड़ती है। यानी यहाँ पर हम ये जो सूर्य को दिखा रहे हैं, एक बार विषुवत रेखा पर ऐसे, फिर एक बार रिटर्न हो, यानी एक बार जाते समय एक बार आते समय। तो यहाँ पर देखिए ये 21 मार्च है, 21 मार्च को सूर्य की सीधी किरण विषुवत रेखा पर होती है, और यहाँ से धीरे धीरे और कर्क रेखा की ओर बढ़ती है, और 21 जून को पहुंच जाती है ये कहाँ पर, कर्क रेखा पर। इसके बाद फिर दक्षिणायन होने लगता है, साउथवार्ड होने लगता है, और 22 या 23 सितंबर को पहुंच जाता है फिर से विषुवत रेखा पर, इक्वेटर पर, यानी भूमध्य रेखा पर। यहाँ से फिर से 22 से 23 दिसंबर यानी 22 या 23 दिसंबर को ये फिर से मकर रेखा पर रहता है। तो ये सूर्य का उत्तरायण और सूर्य का दक्षिणायन है। अब किस डेट से सूर्य का उत्तरायण माना जाए, तो 22 दिसंबर से लेकर के 21 जून तक का ये जो सूर्य का मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर गति है, इसको हम कहते हैं सूर्य का उत्तरायण होना। जबकि 21 जून के बाद से 22 से 23 दिसंबर तक ये जो सूर्य का मकर रेखा की ओर जाना होता है, इसको कहते हैं दक्षिणायन यानी साउथ वार्ड सन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 22 दिसंबर के बाद उत्तरायण और 21 जून के बाद दक्षिणायन की स्थिति होती है। तो ये यहाँ पर हमने सिर्फ देखा कि ये उत्तरायण है और ये दक्षिणायन। इससे कुछ और चीज़ें हैं जिससे प्रश्न बन जाते हैं, जैसे 21 मार्च और 22 से 23 सितंबर को सूर्य जब विषुवत रेखा पर होता है, तो इस कंडीशन को हम विषुव कहते हैं। विषुव यानी इक्विनॉक्स, इसको इक्विनॉक्स कहते हैं, विषुव। विषुव के लिए कहा जाता है कि दिन रात की अवधि बराबर होती है। तो ध्यान रखिएगा 21 मार्च और 22 या 23 सितंबर को जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर यानी इक्वेटर पर वर्टिकल होती हैं, सीधी होती हैं,
तो उस समय संपूर्ण पृथ्वी पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। यहाँ पर भी 12 घंटे का उस दिन होगा, 12 घंटे की रात होगी। तो ये कंडीशन यहाँ पर पाई जाएगी, ये विषुव कहलाएगा। अब इसमें ध्यान दीजिए, 21 मार्च के बाद जब सूर्य कर्क रेखा की ओर बढ़ने लगता है तो हमारे यहाँ बसंत ऋतु का प्रारंभ हो जाता है। बसंत ऋतु, इसलिए इसके बाद की ये जो स्थिति है इसको हम बसंत विषुव भी कहते हैं। इसको हम बसंत विषुव, बसंत विषुव यानी स्प्रिंग इक्विनॉक्स। स्प्रिंग उत्तर के लिए एक शब्द यूज होता है बोरियल, जैसे देखेंगे इस ध्रुवीय आर्कटिक क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं उसको बोरियल वन कहते हैं। तो इसलिए इसको बोरियल स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है, या बोरियल बसंत यानी बोरियल स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये स्थिति होती है। और जब यही सूर्य लौटता है यानी यहाँ पहुँच जाता है, फिर लौटता है, फिर से विषुवत रेखा पर आता है, तो इसके बाद हमारे यहाँ शिशिर ऋतु प्रारंभ हो जाती है। तो इसे शिशिर विषुव या दक्षिण विषुव भी कह सकते हैं। और यहाँ से अब सूर्य दक्षिणायन हो रहा है, विषुवत रेखा से भी दक्षिण जा रहा है, तो ये शिशिर विषुव की स्थिति होगी और ये बसंत विषुव की स्थिति होगी। तो ये दो स्थितियां हैं यहाँ पर। और विषुव का मतलब है कि पृथ्वी पर 12 घंटे का दिन होगा और 12 घंटे की रात होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसको यूटुमन इक्विनॉक्स भी कहते हैं, शिशिर विषुव यूटुमन। यूटुमन का मतलब होता है दक्षिण। अब यहाँ पे देखिए, कर्क रेखा पर, जब कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं 21 जून को, तो इसको नाम दिया जाता है कर्क संक्रांति। इसको हम कहते हैं कर्क संक्रांति यानी कैंसर सोलिस्टिक, कैंसर सोलिस्टिक कहते हैं, या हम इसे ग्रीष्म संक्रांति भी कहते हैं। ग्रीष्म संक्रांति, समर सोलिस्टिक के नाम से जाना जाता है। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी होती है 21 जून को, इसके बाद फिर सूर्य यहाँ आता है, मकर रेखा पर पहुंचता है। जब मकर रेखा पहुंचता है तो इसको मकर संक्रांति कहते हैं, मकर संक्रांति यानी कैप्रिकॉर्न सोलिस्टिक के नाम से जाना जाता है मकर संक्रांति। या हम जैसे ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं तो इसे शीत संक्रांति के नाम से भी, विंटर सोलिस्टिक के नाम से भी हम संबोधित करते हैं। तो ये कर्क संक्रांति, विषुव और ये। अब इसी में हम दिन रात की अवधि को भी हम ले सकते हैं। जब यहाँ पर हम देख रहे हैं सूर्य की सीधी किरण होगी तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होगी। लेकिन जैसे सूर्य यहाँ से उत्तरायण होगा और उत्तरी गोलार्ध में दाखिल होगा तो उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ जाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो कर्क संक्रांति है, कर्क संक्रांति इस समय भारत में सबसे बड़ा दिन होगा और दिन की अवधि होगी 13.5 घंटे। यानी कर्क संक्रांति 21 जून को भारत में सबसे बड़ा दिन होगा। उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बड़ी होगी, भारत में सबसे बड़ा दिन होगा और उस समय दिन होगा 13.5 घंटे का। और रात्रि भारत में सबसे छोटी रात्रि होगी और ये होगी 10.5 घंटे की। 10.5 घंटे की रात्रि होगी। भारत में सबसे बड़ा दिन, हालांकि जिस समय यहाँ पर सबसे बड़ा दिन हो रहा है उसी समय यहाँ पर सबसे बड़ी रात होगी। यहाँ पर सबसे छोटी रात हो रही है तो सबसे छोटा दिन होगा। यहाँ पर गर्मी का मौसम होगा तो यहाँ पर जाड़े का मौसम होगा। ठीक इसके विपरीत स्थिति यहाँ पर पाई जाएगी। इसी समय कर्क संक्रांति के समय ही हम भारत में देख लीजिए, ध्रुवों पर यानी पोल पर क्या कंडीशन होगी, तो उत्तरी ध्रुव पर, नॉर्थ पोल पर जब सूर्य यहाँ होगा तो यहाँ 24 घंटे का दिन होगा।
24 घंटा दिन होगा और दक्षिण ध्रुव पर 24 घंटे की रात्रि होगी। तो ये कर्क संक्रांति की स्थिति है। इसी तरह यदि मान लीजिए हम देखें कि मकर संक्रांति के समय क्या होगा। मकर संक्रांति के समय दिन और रात की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मकर संक्रांति के समय हम अब यहां न देखकर हम भारत में देखते हैं क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मकर संक्रांति समय भारत में सबसे लंबी रात 13.5 घंटे की होगी। देखिए दिसंबर में हमारे यहाँ रात बड़ी होती है और भारत में सबसे छोटा दिन होगा और दिन की अवधि होगी 10.5 घंटे की। सबसे लंबी रात सबसे। अब यहाँ पे क्या होगा, जो ध्रुव की कंडीशन है, पोल है, तो उसमें नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर क्या होगा। तो नॉर्थ पोल पर 24 घंटे रात्रि और साउथ पोल पर 24 घंटे दिन की स्थिति होगी। तो यहाँ पर हम इन चीज़ों को देख रहे हैं, सूर्य का उत्तरायण दक्षिणायन और इससे ये पड़ने वाला प्रभाव, और यहाँ पर ये स्थितियाँ इसकी बन रही हैं। यहाँ पे कर्क रेखा मकर रेखा का मूल्य देखा। यहाँ पर देखिए सूर्य यहाँ से ऐसे चक्कर लगाकर पृथ्वी यहाँ जा रही है। अब एक बात पर हमको और देखना है, दिन और रात की बात हम लोग देख रहे हैं। पृथ्वी जब घूर्णन गति करती है तो उससे दिन रात होता है। क्यों? क्योंकि जैसे सूर्य सामने है, ये सामने है, यहाँ दिन होगा, पीछे रात होगी। लेकिन यही जब घूम करके बैक हो जाएगा तो अब यहाँ पर दिन हो जाएगा और इस साइड रात हो जाएगी। तो पृथ्वी जब घूर्णन गति करती है तो उससे दिन और रात होता है। लेकिन यही जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो इससे ऋतुओं का निर्माण होता है। अब ऋतुओं का निर्माण कैसे होता है, जैसे इसी फिगर को फिर से हम देखें। इस समय सूर्य की सीधी किरण मकर रेखा पर है। जैसे ही ये सूर्य की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी यहाँ आती है तो देखिए सूर्य की किरण कहाँ पहुँच गई, कर्क रेखा पर। यानी जो अब तापमान मकर रेखा पे था, अब वो तापमान कहाँ पहुँच जाएगा, कर्क रेखा पर। यहाँ पर क्या है, मकर रेखा पर गर्मी है, कर्क रेखा पर तिरछी किरण जा रही है, वहाँ पर तापमान कम होगा। यहाँ पर देखिए क्या है, अब गर्मी है, यहाँ पर तापमान, यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या होंगी, तिरछी जाएंगी। और ये जो सूर्य की किरणें पहुँच रही है, इसको सूर्य का आपतन कोण होता है। तो किस डिग्री पर कितने डिग्री का कोण बनेगा वो भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो सूर्य कि जो ये परिक्रमा कर रही है, इसी के कारण सूर्य की सीधी किरण कभी कर्क रेखा पर कभी मकर रेखा पे पहुंच रही है। इससे तापमान संबंधी परिवर्तन हो रहा और ऋतु संबंधी परिवर्तन। यानी हम क्या कहें कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, रिवोल्यूशन करती है, तो इस रिवोल्यूशन के कारण ऋतुओं का निर्माण होता है। लेकिन ध्यान रखिए, यदि पृथ्वी झुकी ही ना होती और परिक्रमा करती, तो झुकी ना होती तो सूर्य की सीधी किरण विषुवत रेखा पर होती और कितना भी चक्कर लगाती विषुवत रेखा पर होती, घूम के इधर आती तब भी विषुवत रेखा पे होती। जैसे मान लीजिए हम ये देख रहे हैं, इसी फिगर को यदि हम सीधा कर दें, जैसे यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर ये कंडीशन ऐसे है और यहाँ पर ये है। इस कंडीशन को थोड़ा सा हम लोग बदल देते हैं। जैसे मान लीजिए पृथ्वी झुकी नहीं है, पृथ्वी सीधी है। मान लीजिए ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, पृथ्वी ऐसे होती, ऐसा होती, तो हमेशा भी जब इधर घूम के आती तो अभी भी पृथ्वी सीधी ही होती। नॉर्थ पोल ऊपर होता, साउथ पोल यहाँ होता, अभी भी ऐसे। तो हमेशा सूर्य की किरण विषुवत रेखा पर होती, न उत्तरायण होता न दक्षिणायन होता। तो ऋतु संबंधी परिवर्तन भी नहीं होता, पूरी पृथ्वी पर एक ही तरह का माहौल बनता, एक ही तरह की ऋतु होती। तो यानी पृथ्वी का अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री का झुका होना और सूर्य की परिक्रमा करना, ये दोनों कारण है जिसके कारण से ऋतु संबंधी परिवर्तन होते हैं। लेकिन चूंकि एक आंसर लेना होगा तो हम परिक्रमा लेते हैं, क्योंकि हर एक ग्रह अपने किसी न किसी एंगल पर है, तो वह उसका एक स्थायी एंगल है और वो परिक्रमा कर रहा था। परिक्रमा करने के कारण ऋतुओं का निर्माण होता है। अब आइए इसी में हम लोग देखते हैं कुछ और भी चीज़ें इसमें मौजूद हैं और उन चीज़ों को देखा जाए। जैसे मान लीजिए एक शब्दावली आती है, अधः सौर बिंदु। तो अधः सौर बिंदु, इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं सब सोलर पॉइंट।
आधा सौर बिंदु। तो सूर्य जो चमक रहा है, जैसे मान लीजिए हम ये कहें कि पृथ्वी ऐसे कर्व है और सामने से किरण रही, तो किसी एक बिंदु पर सीधी पड़ेगी, बाकी इधर तिरछी होती जाएगी, क्योंकि यहाँ से ये कर्व होता चला गया है। तो जिस बिंदु पर, ऊपर से नीचे जिस बिंदु पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, उस बिंदु को हम आधा सौर बिंदु कहेंगे या सब सोलर पॉइंट के नाम से जानते हैं। जैसे सूर्य की सीधी किरणें, सोचिए यहाँ से पृथ्वी ऐसे कर्व होती चली गई और इसी बिंदु से ऐसे कर्व होती चली गई है, तो जो ये सामने एक बिंदु बन रहा है, यही बिंदु है जिस पर सूर्य की किरण सीधी है, और जहाँ सूर्य की किरण सीधी होती है उस पॉइंट्स को आधा सौर बिंदु कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पर सूर्य यदि सीधा है और पृथ्वी घूम रही है, तो ये पॉइंट भी आगे आगे बढ़ रहा है, किसी अक्षांश के पैरेलल बढ़ रहा है लगभग। तो इसी तरह से अब ये देखा जाए, जो ये आगे बढ़ते हुए जा रहा है वो जाएगा और पृथ्वी घूमती जाएगी, और वह एक पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाता चला जाएगा। जैसे हम इसको एक फिगर से भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए उधर से सूर्य की किरण आ रही इस बिंदु पर, तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे पृथ्वी घूमती चली गई, ये किरण आगे बढ़ती चली गई यहाँ पर, तो यह एक रेखा बना दिया। तो यह आधा सौर बिंदु वह बिंदु होता है जिस पर सूर्य की किरण सीधी पड़ती है, लेकिन इससे जो ये रेखा बन रही है चारों तरफ एक वृत्त का निर्माण करेगी। तो जो वृत्त होता है उसको क्रांतिक वृत्त कहते हैं, क्रांतिक वृत्त कहते हैं, इलिप्टिक के नाम से जाना जाता है, क्रांतिक वृत्त। तो अब क्रांतिक वृत्त क्या होता है? सूर्य एक जगह सीधा है, मान लीजिए यहाँ पर सीधा है, और ये चक्कर पृथ्वी घूर्णन कर रही है, तो सूर्य इधर से पूरब से पश्चिम जाता नजर आ रहा है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूम रही है। तो ये यहाँ से ऐसे होते हुए चारों तरफ ऐसे करते हुए, और धीरे धीरे उत्तरायण भी हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये पहुँच रहा है और फिर उधर से होकर फिर आ रहा है, फिर पहुँच रहा है और फिर आ रहा है, फिर पहुँच रहा है, फिर आ रहा है। तो चारों तरफ एक ऐसे ही रेखा खींचता चला जा रहा है और कर्क रेखा तक जाएगा। फिर वहाँ से फिर धीरे धीरे होता हुआ वो दक्षिण की ओर आता चला जाएगा, दक्षिण की ओर आता चला जाएगा, और ऐसे करते करते, तो यानी पृथ्वी पर मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच एक काल्पनिक रेखा की तरह ये बनता चला जाएगा, स्प्रिंग की तरह से, एक स्प्रिंग की तरह से रेखा बनता चला जाएगा। तो उसी को हम कहते हैं क्रांतिक वृत्त, क्रांतिक वृत्त के नाम से जाना जाता है। अब हम क्या कहें? अधो सौर बिंदु, जहां सूर्य की किरणें सीधी हैं, यानी सुप्रीम पोज्ड है, यानी अध्यारोपित है, वह बिंदु अधो सौर बिंदु है। और इस बिंदु के साथ साथ जो पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा मकर और कर्क रेखा के बीच में स्प्रिंग की तरह बनती है, उसको क्रांतिक वृत्त के नाम से हम संबोधित करते हैं। तो ये हो गया। अब एक देखिए क्या है, ये जो विषुवत रेखा है इसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो विषुवत रेखा, या हम इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा, या हम इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा। तो एक क्या होती है भूमध्य रेखा? जो भौगोलिक होती है, यानी ज्योग्राफिकल होती है। तो भौगोलिक भूमध्य रेखा, तो भौगोलिक भूमध्य रेखा ये 0 डिग्री की अक्षांश रेखा, ये हमेशा यही होती है। लेकिन एक और शब्दावली आता है तापीय भूमध्य रेखा, तापीय भूमध्य रेखा। और तापीय भूमध्य रेखा से क्या मतलब है? यानी थर्मल इक्वेटर। तो थर्मल इक्वेटर क्या है? ये तो ज्योग्राफिकल इक्वेटर है और ये थर्मल इक्वेटर है। थर्मल इक्वेटर का मतलब सूर्य जहाँ पर सीधा है, तो सूर्य सीधा विषुवत रेखा पर है, लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी घूर्णन करे धीरे धीरे ये ऊपर बढ़ता चला जाए, यहाँ आ जा रहा है, फिर धीरे धीरे कर्क रेखा पर आ जा रहा है, फिर यहाँ से धीरे धीरे सूर्य सीधा होता हुआ फिर विषुवत रेखा, फिर सूर्य सीधा होता, यानी सूर्य जहाँ पर सीधा है, यानी आधा सौर बिंदु जहाँ पड़ रहा है और जिस क्रांतिक वृत्त का निर्माण कर, तो ये क्रांतिक वृत्त जहाँ पर ये दोनों हैं वही तापीय भूमध्य रेखा। तो तापीय भूमध्य रेखा हमेशा विषुवत रेखा पर यानी 0 डिग्री पर नहीं होती, वो परिवर्तित होती रहती है, कर्क रेखा तक पहुंचती है, फिर कर्क रेखा से मकर रेखा, जिससे हमारे यहाँ जलवायु परिवर्तन, मौसम परिवर्तन इत्यादि की घटनाएं होती हैं। तो ये भौगोलिक भूमध्य रेखा को ध्यान में रखिएगा, ये बिल्कुल स्थिर है, ये 0 डिग्री जिसको हम देख रहे हैं, लेकिन तापीय भूमध्य रेखा यह शिफ्ट होती रहती है। ठीक है, अब यहाँ पर आइए, एक और शब्द आता है जिसको हम आपतन कोण कहते हैं। तो हम आपतन कोण के बारे में जाना जाए। आपतन कोण, इंसिडेंस एंगल। तो इंसिडेंस एंगल के बारे में जाना जाए, आपतन कोण के बारे में जाना जाए क्या है। जैसे मान लीजिए हमें कहें ये हमारी पृथ्वी है और ये 0 डिग्री है, यहाँ से सूर्य की जो किरणें पड़े ये इसका आपतन कोण है।
तो यहाँ पर ये जो आपतन कोण आ रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, लेकिन यही सूर्य की किरण जो यहाँ पर जा रही है तो ये किस एंगल का निर्माण करे, ये इसका आपतन कोण होगा। तो जैसे मान लीजिए अब इस आपतन कोण का हर जगह की स्थिति अलग अलग है। जैसे मान लीजिए हमें बात करें बड़े फिगर पर, हम लोग देखते हैं इसको। जैसे मान लीजिए 0 डिग्री की रेखा है, तो यहाँ पर यदि सूर्य सीधा है तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और यही यदि पहुँच गया, मान लीजिए ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, या हम इस डिग्री को यहाँ लिख दें। जैसे इधर 0 डिग्री की रेखा थी उस पर 90 डिग्री पर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ की जो रेखा है। तो जब सूर्य की किरणें जो यहाँ थी जब वो यहाँ पहुँचेंगी तो यहाँ पर अब कौन सा एंगल बनेगा। तो अब देखिएगा, ये एंगल की बात कर रहे हैं, तो कोई भी यदि कोण बनता है तो कोण के इन तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यदि ये 90 है और ये जो अक्षांश है, मान लीजिए यदि ये 23.5 डिग्री का अक्षांश है तो ये 23.5 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो शेष 90 में से 23.5 को घटा देंगे तो ये एंगल पता चल जाएगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये 90 डिग्री है ही, तो 90 यदि निकाल देंगे तो बचेगा क्या, 90, और 90 में से 23.5 को घटा दीजिए। 90 में से 23.5 घटा देंगे तो आएगा 66.5। तो यानी जिस समय सूर्य 0 डिग्री पर 90 डिग्री पर है उस समय कर्क रेखा पर 66.5 डिग्री का आपतन कोण होगा। यहाँ पर 90 डिग्री का आपतन कोण है, आपतन कोण है, और यहाँ पर 66.5 डिग्री का आपतन कोण है। यही जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम देख रहे हैं यदि 41 डिग्री का अक्षांश है, 41 डिग्री नॉर्थ है, और सूर्य विषुवत रेखा पर ही है, तो इसका आपतन कोण कितना होगा। तो सेम वही कार 90 में से हम 41 को घटा देंगे, यहाँ पर 9 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा, यानी 49। तो यानी 49 डिग्री का आपतन कोण होगा। और ध्यान रखिएगा, आपतन कोण के लिए नॉर्थ साउथ यूज नहीं करते हैं, क्योंकि जिस समय यहाँ होगा तो यहाँ पर भी वही स्थिति होगी, 41 डिग्री पर भी वही स्थिति होगी, दक्षिण में भी वही। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब सूर्य कर्क रेखा पर पहुंच जाए तब आपतन कोण क्या है। अब देखिए, अब आइए इसको देखते हैं। हम लोगों ने आपतन कोण को देखा अभी, और शेष अब देखना है कर्क संक्रांति के समय आपतन कोण की क्या स्थिति है और मकर संक्रांति के समय आपतन कोण की क्या स्थिति है। तो इसमें जैसे आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये 0 डिग्री का अक्षांश है, और मान लीजिए ये कर्क रेखा है यानी 23.5 है। मान लीजिए यहाँ पर सूर्य 90 डिग्री पर है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि 66 डिग्री पर आपतन कोण क्या होगा। तो अब सोचिए, ये 23.5 डिग्री है और ये 66.5 डिग्री है, तो इसका मतलब जब यहाँ पर 0 डिग्री था इसके अकॉर्डिंग ये 66 डिग्री था, लेकिन अब चूंकि ये 23 डिग्री आगे बढ़ गया तो अब इसकी भी वैल्यू, इसके लिए इसकी वैल्यू 66.5 डिग्री नहीं हुई। 66.5 में से हम 23.5 को घटा देंगे तो ये कट गया, और ये 3 और यहाँ पर 43। इसका मतलब यहाँ जब 90 डिग्री होगा, यानी कर्क रेखा पर जब सूर्य की किरणें सीधी होंगी 90 डिग्री होगा, तो वैल्यू यहाँ की 43 हो गई। तो यानी यहाँ पर 90 डिग्री और यहाँ पर ये 43, तो अब 90 में से 43 को हम घटा देंगे तो ये एंगल हमको पता चल जाएगा। तो 90 माइनस 43 कर देंगे तो ये 7 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर 47 डिग्री का कोण बनेगा। यानी कर्क संक्रांति के समय हम देखें कि क्या हो रहा है, और भूमध्य रेखा पर क्या होगा। भूमध्य रेखा पर देखा जाए तो ये 0 डिग्री था, अब ये 90 डिग्री पहुँच गया, 23.5 डिग्री ऊपर हट गया, तो 90 में से 23.5 को घटा दीजिए, तो यानी भूमध्य रेखा पर आपतन कोण 66.5 डिग्री पर होगा। कर्क रेखा पर 90 डिग्री का आपतन कोण होगा। और यही हम देखें आर्कटिक वृत्त यानी आर्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री पर, तो आपतन कोण 47 डिग्री का हो रहा है। यही आपतन कोण हम उत्तरी ध्रुव पर देखें, उत्तरी
ध्रुव पर आपतन कोण। तो सोचिए यहाँ से उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री गिना जा रहा था, उसमें से 23.5 कम हो गया, तो यहाँ पर जब 90 डिग्री होगा तो इसकी वैल्यू समझिए 66.5 हो गई। अब 66.5 डिग्री घटा दीजिए 90 में से, तो उत्तरी ध्रुव पर 66.5 डिग्री घटाएंगे तो 23.5 डिग्री आ जाएगा। तो उत्तरी ध्रुव पर आपतन कोण कर्क संक्रांति के समय 66.5 डिग्री का होगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये आर्कटिक वृत्त के पीछे यानी आर्कटिक वृत्त के सूर्याभिमुखी भाग पर, सूर्याभिमुखी यहां पर 66.5 डिग्री पर हम देख रहे हैं 47 डिग्री पड़ रहा है, लेकिन ये जो पीछे की तरफ होगा ये ऐसे ये घूम करके आएगा, लेकिन जिस समय होगा उस समय यहां पर 0 डिग्री का बनेगा। 0 डिग्री कैसे हम लोग उसको देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग देख रहे थे कि ये सन है और इस समय कर्क रेखा पर है, जैसे ये सन है और ये झुका हुआ है, ये 0 डिग्री, और ये हमारी कर्क रेखा और ये हमारी 66.5 डिग्री की रेखा। इसी तरह यहाँ पर ये मकर रेखा और ये हमारी 66.5 डिग्री की रेखा। तो हम देखेंगे ये पॉइंट बनेगा, इधर डे होगा और इधर नाइट होगा। तो देखिए सूर्य की किरण अब यहाँ 90 डिग्री के और पार यहाँ तक पहुँचेगी, तो ये वाले पर सूर्य का जो झुकाव होगा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये तो 90 डिग्री होगा, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आर्कटिक वृत्त पर, तो आर्कटिक वृत्त पर 47 डिग्री का झुकाव मिल रहा है हमको आपतन कोण, और इससे यदि इधर वाले पॉइंट पर देखा जाए तो यहाँ 0 डिग्री मिल जाएगा। तो यानी आर्कटिक वृत्त के सूर्याभिमुखी यानी सूर्य के सामने नहीं, पीछे वाला जो आर्कटिक वृत्त वाला भाग होगा वहाँ 0 डिग्री का कोण बनेगा। इसी तरह हम मकर रेखा पर देखते हैं, मकर रेखा पर सेम यही स्थिति क्या होगी, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर होंगी, मान लीजिए सूर्य की किरण यहाँ मकर रेखा पर 90 डिग्री पर है, तो श्योर है कि विषुवत रेखा पर 66.5 डिग्री का बनेगा, क्योंकि विषुवत रेखा पर 90 था, 23.5 नीचे चला गया। तो भूमध्य रेखा पर आपतन कोण की जो वैल्यू होगी यहाँ पर 66.5 डिग्री होगी। आपतन कोण की वैल्यू यहाँ पर 66.5 डिग्री की होगी। और यही यहाँ पर हम देखें अंटार्कटिक वृत्त, तो सेम जिस तरह यहाँ पर देखा गया है ये 47 डिग्री होगा, तो अंटार्कटिक वृत्त पर भी वैल्यू 47 डिग्री की होगी। इसी तरह देखा जाए दक्षिण ध्रुव पर, तो दक्षिण ध्रुव पर वैल्यू जैसे इसमें देखा जाए 23.5 डिग्री हो रहा है, तो इधर भी दक्षिण ध्रुव पर 23.5 डिग्री की वैल्यू होगी, 23.5 डिग्री का ये वैल्यू होगा। अंटार्कटिका के पीछे वाले भाग पर यानी अंटार्कटिका के सूर्याभिमुखी भाग पर 0 डिग्री बनेगा। इसी तरह देखिए जब सूर्य मकर रेखा पर आ जाएगा, इसको भी एक फिगर से हम लोग यहीं समझते हैं, इसको भी हम एक फिगर से देखते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए यही इसी के लिए ये सूर्य है और पृथ्वी ये है और पृथ्वी झुकी हुई है, ये 0 डिग्री, और ये हमारी मकर रेखा, ये हमारी कर्क रेखा। इस समय सूर्य की सीधी किरण यहाँ है, और सोचिए यहाँ आर्कटिक वृत्त और ये अंटार्कटिक वृत्त। तो आर्कटिक वृत्त पर यहाँ पर वैल्यू इसकी क्या होगी, सीधा है, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी ये 0 डिग्री की हो जाएगी। तो यानी इसी समय जब मकर संक्रांति का समय है तब आर्कटिक वृत्त पर, आर्कटिक वृत्त यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ पर आर्कटिक वृत्त पर वैल्यू 0 हो जाएगी, और उसी तरह से कर्क रेखा जितना डिग्री नीचे है उतना डिग्री उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो ये हम लोग देखें जब विषुवत रेखा पर होगा, तो विषुवत रेखा पर हम देखें कि विषुवत रेखा पर 90 है, तो जो अक्षांश है उसको 90 से घटा दीजिए, उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने आपतन कोण के बारे में देखा। अब हमको देखना है पृथ्वी का आकार और उसकी परिधि। अब देखिए यहाँ तक जो आपका टॉपिक था
ये कंप्लीट होता है। आगे का टॉपिक पृथ्वी का आकार, जी का मान, अक्षांशों के मध्य दूरी, स अक्षांश और विपरीत अक्षांश, इन सबों से भी क्वेश्चन आते हैं। ध्रुवों पर जी का मान क्या होगा, 60 डिग्री पर जी का मान क्या होगा, 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ क्या दोनों पर बराबर होगा। इन सब चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो नेक्स्ट वेट करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमने सोचा एक ही बार सारा टॉपिक कंप्लीट करने के बाद फिर हम प्रैक्टिस कराते हैं, और नहीं होगा तो इस बीच में इन क्वेश्चंस पे हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, थैंक यू।